हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं रोहित स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम्पल के एक और नए सेशन के अंदर, जिसमें हम चला रहे हैं क्या सीयूईटी का फ्री बैच, जिसमें कि हम अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। और ये फ्री बैच किन लोगों के लिए है? ये फ्री बैच सभी लोगों के लिए है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए भी, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी। और जो भी बच्चे अभी तक, जिन बच्चों को इस चीज की जानकारी नहीं है कि भाई एग्जाम्पल जो है एक फ्री बैच चला रहा है सीयूईटी के लिए, तो भाई जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो अपने दोस्तों तक पहुंचा दे, जो भी उनके कांटेक्ट में उन लोगों तक वो पहुंचा दे कि यहाँ पे एक फ्री बैच चल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं भाई, अफोर्ड नहीं कर पाते और क्या है, इन्फॉर्मेशन से दूर रह जाते हैं। पर नहीं, एग्जाम्पल ने बहुत अच्छा सोचा है बच्चों के लिए। तो भाई आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें, ठीक है, जिससे कि ये ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पहुंचे। ठीक है, चलो जी, अब बात करते हैं पहले तो किसकी, अब बात करते हैं पहले किसकी, कि भाई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, इतिहास पढ़ रहे हैं अपना, ठीक है, और किसी का नहीं है, हमारा ही इतिहास है। तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा संकोच करते हैं। दिक्कत ये आती है उनको कि भाई इतिहास में जो है उन्हें डेट्स याद नहीं हो रही हैं, ठीक, इवेंट्स नहीं पता चल रहे हैं, बहुत ज्यादा मिक्सअप हो रहा है। तो बच्चों ऐसा देखो, दिक्कत होती है, क्या कब होती है? जब आपने पढ़ा ही ना हो, ठीक है, जब आपने स्टार्टिंग से चीजें देखी ना हो, समझी ना हो, तो उसमें दिक्कत तो होगी होगी। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग से उन चीज को कवर करना शुरू कर दिया था तो अब दिक्कत फेस नहीं होगी, ठीक है। पर फिलहाल के टाइम में क्या हो रहा है, बच्चे दिक्कत कर रहे हैं, क्वेरीज ये आ रही है कि सर क्या है, सब कुछ मिक्सअप हो जाता है, डेट्स याद नहीं रहती, इवेंट्स याद नहीं रहते। तो सबसे अच्छी चीज ये है इवेंट्स और डेट्स को याद करने की, कि आप क्या करें, यूनिट वाइज डेट्स और इवेंट्स को लिखिए, ठीक है। मान के चलिए यूनिट 1 में डेट्स का यूज है, तो डेट उसमें लिख के और कौन सी डेट को कौन सा इवेंट हुआ था वो लिखिए। उससे क्या होगा कि भाई एक तो मिक्सअप नहीं होगा, क्या नहीं होगा, एक तो मिक्सअप नहीं होगा, और दूसरा क्या है, आपको क्लियरिटी रहेगी कि हाँ, इस टाइम पीरियड के अंदर ये इवेंट हुआ था, ठीक है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चों को ये भी क्वेरी रहती है कि सर हम भूल जाते हैं। तो बच्चों देखो, वो चीज ऐसी है, ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये ऐसा है कि आप जैसे सुबह उठे, एक बार उसको देख लिया या रिवीजन कर लिया तो वो दिमाग में बैठा ही रहेगा, वो भूलने वाली चीज नहीं हो पाएगी फिर, ठीक है। भूलता इंसान तब है जब वो क्या करता है, सुन के या देख के या फिर पढ़ के फिर उस चीज को अनदेखा कर देता है, ठीक है। भूल जा मतलब छोड़ देता है कि ठीक है, पढ़ लिया, ओके है। लेकिन जब पढ़ के आप उस चीज को ध्यान रखोगे ना, अब जैसे कोई भी गाना आता है, ठीक है, गाना आता है, अब बार बार वही गाना इंस्टाग्राम रील्स पे रिपीट हो रहा है, और हम क्या होता है, वो हमारी जुबान पे चढ़ जाता है, हम बार बार उसको गुनगुनाते हैं। तो वैसे ही करना है, वैसे ही क्या करना है, आपको हिस्ट्री की जो डेट्स और इवेंट्स है उनको पढ़ना है। उससे क्या होगा, बार बार पढ़ने से क्या होगा, वो चीज जो है आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, और गुनगुनाते भी चलोगे तो भैया ठीक है, एक सॉन्ग के बेसिस में भी याद कर लो कि हाँ, इस इवेंट में ये हुआ था, हरप्पन सिविलाइजेशन में ये हुआ था, उसके बाद यूनिट वाइज करते चलो तो बहुत ईजी हो जाएगा। बट बच्चे क्या है, घबराते हैं चीजों को लेकर। बच्चे घबराना नहीं है, जहां आप घबरा गए वहां नहीं है, डगमगा जाएगी, ठीक है। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, बहुत फ्री माहौल से क्या करना है, पेपर को देना है, पेपर की तैयारी करनी है। स्ट्रेस यहाँ पे जितना स्ट्रेस यहाँ पर लोगे ना, उतना ज्यादा परेशान होते चले जाओगे, तो स्ट्रेस तो छोड़ दो, ठीक है। और क्या है, और कुछ बच्चों का स्ट्रेस ये भी है, वो क्या स्ट्रेस है भाई, जिन्होंने जिनके पास है ना अपने बाबू सोना, जरा उनको साइड कर दो, क्योंकि सबसे बड़ा स्ट्रेस वही है, ठीक है। उससे बड़ा स्ट्रेस मुझे नहीं लगता कोई होगा लाइफ में। तो उन बाबू सोनों को जरा साइड कर दो, और जो अपना मेन चीज है जिसपे पहले फोकस करना चाहिए, इस पे करो, वो बाबू सोना बाद में आते रहेंगे, ठीक है ना। तो भैया क्या करना है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज की, अपनी स्ट्रेटेजी को स्ट्रॉन्ग करो। जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, जो भी टाइम टेबल आपने करा है, उसको फॉलो अप करो। अगर उसको फॉलो करना शुरू कर दोगे तो दिक्कत होगी नहीं। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, बच्चों की क्वेरीज आई हैं, बच्चों ने पूछा है मेरे से कि सर ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं, हम लोग ये चीजें फेस कर रहे हैं अपने रेगुलर लाइफ में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, खाली हिस्ट्री नहीं है, और भी सारी चीजें हैं, ठीक है। भाई सीबीएसई बोर्ड का जैसे कि मैंने बताया, डेट्स रिलीज हो गई हैं, तो भैया उसकी भी प्रेशर है, लेकिन उसका टेंशन मत लो, हम जो है बहुत जल्द क्लासेस लेके आने वाले हैं। वो टेंशन सारी आपके वहां पे हम दूर कर देंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेगा एग्जाम हॉल, एक भी चीज नहीं छोड़ेगा जिसमें कि आपको पीछे रहना पड़े। ए टू जेड सारी चीजें कवर करवाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, हम आपके साथ खड़े हैं और आप भी हमारे साथ खड़े रहे, ऐसी हम आशा करते हैं, ठीक है जी। चलो अब चलते हैं फाइनल किस पे, अपने टॉपिक के ऊपर, जो जो हम कर रहे थे, कौन सा, किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स का हम टॉपिक कर रहे थे। ये बड़ा थोड़ा सा बच्चों मक्खियों ने बड़ा परेशान कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सा कर रहे थे हम, ये कर रहे थे बच्चों हम अपना किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमी, ठीक है। फिर एक बार रिपीट करवा देता हूँ कि भाई इसमें क्या पढ़ा था हमने, इसमें ये पढ़ा था, इसमें ये पढ़ रहे हैं कि भाई
जो एक फेज था, जो 6th सेंचुरी का फेज था, उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, वो क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिलती है, ठीक है, कैसे लोगों में बदलाव आया, कैसे कुछ जो राज्य थे वो बदल के महाजनपदों में कन्वर्ट हो गए, उनके कैपिटल्स बन गए। क्यों? क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा था, उनके पास आर्मीज थी, वेल मेंटेन जो था इंफ्रास्ट्रक्चर था, साथ ही साथ क्या था, एलिफेंट्स का यूज हो गया करते थे, ठीक है। राजा महाराजा जिन्होंने वहां पे रूल करा, बहुत ही ज्यादा अच्छे माइंड के थे, ठीक है, स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होती थी उनकी, तो ये सारी चीजें यहाँ पे कवर हुई थी, ठीक। और साथ ही साथ इसको एक चेंजिंग फेज भी कहा जाता है इंडिया के अंदर। ये क्या है, ये एक फेज अपने ही अंदर एक चेंज लेकर आया, धीरे धीरे चेंज होना शुरू हुई चीजें, ठीक है। चलो, अब जो है एमसीक्यू हम इसे कर रहे हैं, तो एमसीक्यू में क्या करना है, एमसीक्यू को आपको देखते हुए चलना है। जितने भी एमसीक्यू हम कराते हैं वो कोई ऐसे वैसे एमसीक्यू नहीं है, वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में से ही हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे कि आपको क्या है, एक प्रॉपर आइडिया मिल जाए कि हाँ, इस पर्टिकुलर चीज में ये चीज पूछी गई थी, इस पर्टिकुलर पेपर में ये चीज पूछी गई थी, और आगे चल के हो सकता है कि भाई क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 110% होते हैं, हालांकि 2 साल ही हुए हैं सीयूटी को लिखते हुए, लेकिन अगर मैं दूसरे पेपर के एनालिसिस की बात करूं तो भाई क्वेश्चन रिपीट होते हुए मिले हैं, ठीक है। तो भाई जितने भी क्वेश्चन है आप प्रॉपर्ली देखें, समझें, परखें उनको, और क्या करें, उनको नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं तो वैसे पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन पढ़िए जरूर, किसी चीज को छोड़िए मत, क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट जब होते हैं तो बच्चा, और क्या होता है, मान के चलो हमने कोई क्वेश्चन यहाँ पे कराया, वो पेपर में आ गया, लेकिन क्या कर रहा है बच्चा, बच्चे ना, जब अब हम पढ़ा रहे हैं, अब तो पढ़ा नहीं, लेकिन कब पढ़ागा, कब ध्यान आएगा, जब पेपर में बैठा होगा, वही क्वेश्चन सामने होगा, तो तब कह देगा जी क्वेश्चन तो मुझे पता था, क्वेश्चन तो मैंने देखा भी था, लेकिन आंसर मेरे ध्यान नहीं, क्योंकि मैंने सुना ही नहीं, ठीक है। तो वहां बच्चे गलती करते हैं, तो ये गलती मत करो बच्चों, ठीक है। जो है ध्यान लगा के थोड़ा सा पढ़ो। चलो पहले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, पहला क्वेश्चन इसमें कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मगध, ठीक है। यानी कि इसमें पूछ रहा है कैपिटल ऑफ मगध, किसकी कैपिटल पूछ रहा है बच्चों, किसकी कैपिटल पूछ रहा है, मगध की कैपिटल पूछ रहा है, ठीक है, मगध की राजधानी के बारे में पूछ रहा है, ठीक। तो इसमें मगध की राजधानी कौन सी थी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उज्जैन, तक्षशिला, गांधारा और राजागृह, ठीक है। 4 ये दिए गए हैं, चारों में से कौन सी थी, तो चारों में से कौन सी थी बच्चों, चारों में से थी आपकी राजागृह, ठीक है। कौन सी थी आपकी राजागृह, फर्स्ट कैपिटल की बात कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट कैपिटल की बात कर रहा है, तो फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी, राजागृह। राजागृह का मतलब होता था क्या, राजा का घर, ठीक है। क्या मतलब होता था, राजा का घर जिसको बोला करते थे। और राजागृह है कहाँ, ये भी एक क्वेश्चन है कि राजागृह जो है पर्टिकुलर है कहाँ पे। आज के टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पीरियड में राजागृह कहाँ पे पड़ता है आपका, तो ये बच्चे पड़ता है आपका, इसको बोलते हैं हम राजगीर। आज के टाइम में इसको राजगीर बोला जाता है, जो कि आपके बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, आपके बिहार स्टेट में आपका राजगीर नामक जो है जगह वहां पर पड़ती है, ठीक है, जिसको पहले राजगृह बोला जाता था। और ये फर्स्ट कैपिटल थी किसकी, आपकी मगध की। साथ ही साथ और भी चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि आपका उज्जैन हो गया, आपका तक्षशिला हो गया, आपका गांधारा हो गया, ठीक है। तो उज्जैन कहाँ पर पड़ता है आपका, उज्जैन की हम बात करें, ये भी पूछा जा सकता है उज्जैन कहाँ पर है, तो भाई उज्जैन एमपी के अंदर है आपका। कहाँ पे आपका, एमपी के अंदर है, ठीक है। वहीं क्या पूछा जा सकता है, वहीं आपसे अलग अलग चीजें भी पूछी जा सकती हैं, इनकी क्वेश्चन कहीं से भी बन के आ सकता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन क्या है, जब भी हम कोई क्वेश्चन कराते हैं बच्चों, क्या होता है, जब भी हम कोई क्वेश्चन कराते हैं तो एक क्वेश्चन से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो उस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, उस बात को ध्यान रखिएगा। और कोई भी बच्चा कोई भी चीज छोड़ेगा नहीं, कोई भी बच्चा कोई भी चीज पेंडिंग नहीं छोड़ेगा। एमपी के अंदर पड़ता है, वहीं तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला कहाँ पर पड़ता है आपका, ठीक है। तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला पड़ता है आपका कहाँ पे, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि कहाँ पे आता है आपका, कहाँ पे आता है आपका, जो कि कहाँ पे आता है आपका, आपका आता है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। कहाँ पड़ता है आपका तक्षशिला की, अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पे पड़ता है, ये आपका रावलपिंडी, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है बच्चों। कहाँ पे पड़ता है, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है आपका, ठीक है। और कहाँ पे रावलपिंडी, रावलपिंडी कहाँ है आपका, पाकिस्तान के अंदर है। कहाँ है बच्चों आपका, पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि ये पर्टिकुलर जो प्लेस है वो कहाँ पर है, वो प्लेस कहाँ पर है आज के पीरियड के टाइम पे, ठीक है, वो प्लेस कहाँ पर है आज के पीरियड के टाइम पे, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सी कंट्री में है, या फिर कौन, अगर उस कंट्री का नाम दे देगा तो उसका पर्टिकुलर कोई जगह पूछ लेगा कि कहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसे क्या है, ऐसे चीजें पूछ लेगा, ऐसे चीजें चीजें जो है वो पूछ लेगा, ठीक।
भाई देखो आज जो है यूट्यूब पे क्लास तो हो नहीं पाएगी, जस्ट बिकॉज की थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ठीक, चलो कोई नहीं। तो गांधार कहाँ पे पड़ेगा? गांधार पड़ेगा आपका कहाँ पे? अफगानिस्तान के अंदर। कहाँ पे पड़ेगा आपका? अफगानिस्तान के अंदर पड़ जाएगा। ठीक है। अब भाई देखो अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि उज्जैन के बारे में पूछ सकता है आपसे, साथ साथ इसके तक्षशिला के बारे में, तो इसमें तक्षशिला के बारे में पूछ सकता है। कहाँ पे था? रावलपिंडी पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है प्रेजेंट डे के हिसाब से। वहीं राजगाह कहाँ पड़ता है? आपका बिहार के एरिया में पड़ता है, राजगीर जिसको बोलते हैं, और गांधार आपका अफगानिस्तान के एरिया में पड़ता है। ठीक है, चलो जी। ठीक, तो ये था, मतलब एक क्वेश्चन से अलग अलग क्वेश्चन टाइप आपके बन सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन वो बना के आपको दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ये चीज, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ एक और बार बोलूंगा, आज थोड़ी सी जो है यूट्यूब पे लाइव क्लास नहीं हो पाई, किसी जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस। ठीक है, बट कोई नहीं, हम यहाँ पे आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास लेकर चल रही हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम पहुंचेगी। अब देखते हैं, चलो क्या एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कौन सा आता है बच्चों? एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है आपका किसका? मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, पर ये कंफ्यूज मत हो ना कि अब इसमें ऐसे ऐसे करने बैठोगे, क्योंकि वो कंप्यूटर स्क्रीन है, उस पर स्क्रीन है, उस पर मत करना कुछ भी। ठीक, उस पर क्या करना है, कंप्यूटर स्क्रीन पे जब पेपर होगा सीयूईटी का, उसमें आपको कुछ भी टाइप, मतलब कुछ भी टाइप नहीं करना है। ठीक है, खाली माउस के बेसिस पे चीजें होंगी, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इस पे कुछ नहीं करना, खाली इसमें नीचे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उस पे आपको टिक करना है कि फर्स्ट का कौन, ए का कौन सा है, बी का कौन सा है, ऐसे करके। ठीक है, आई बात समझ में? चलो जी। अब इसमें मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं, एक तरफ ये टर्म टर्म दिए गए हैं, इनको क्या बोलते हैं? हम इनको टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनको हम टर्म बोलते हैं। ठीक है, और ये टर्म किस लिए यूज किए जाते थे, या फिर किस पर्पस के लिए यूज किए जाते थे, या फिर किस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए यूज किए जाते थे, उसके बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज दे दी गई हैं। ठीक है, जैसे कि लैंडलॉर्ड हो गए, स्लेव्स हो गए, प्लगमैन हो गए, हेड ऑफ द हाउस होल्ड हो गए। ठीक है, तो ये टर्म बेसिकली उस 6th सेंचुरी में या फिर मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे ये टर्म किस क्या कहते हैं, कैटेगरी के लिए पूछे जाते थे, किस पर्टिकुलर कैटेगरी के पूछे जाते थे, ये चीज यहाँ पे पूछ रहा है, और हमें मैच द फॉलोइंग के बेसिस पे इसका आंसर करना है। ठीक है बच्चों, तो पहला पूछ रहा है इसमें आदिमाई। आदिमाई करके एक टर्म है जो किसके लिए यूज होता था बच्चों? ये यूज होता था किसके लिए? स्लेव्स के लिए। किसके लिए यूज होता था ये? स्लेव्स के लिए। आदिमाई टर्म किसके लिए यूज होता था? स्लेव्स के लिए यूज होता था, इस बात का ध्यान रखना। अब स्लेव से ये पता चलता है कि हमें उस टाइम में क्या था, उस टाइम में कहीं ना कहीं क्या था, भेदभाव हो रहा था, ऊंच नीच का भेदभाव था, गुलामों वाला सिस्टम भी शुरू हो गया था। मैं ये नहीं कहता पर्टिकुलर गुलाम वाला सिस्टम था, क्योंकि तो स्लेव डायनेस्टी होती है ना बच्चों, वो स्लेव डायनेस्टी बहुत बाद में आई थी। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में कभी पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन इसमें क्या था, इसमें भी स्लेव्स हुआ करते थे कुछ लोग। ठीक है, जिनको स्लेव्स का दर्जा दिया जाता था, और उनको क्या बोला जाता था? उनको स्लेव्स ना बोल के आदिमाई बोला जाता था। फिर बोल रहा हूं, उनको स्लेव्स ना बोल के आदिमाई बोला जाता था, बट ट्रीटेड एज अ स्लेव। ठीक है, फिर आता है गहापति। गहापति किसको बोला जाता था बच्चों? गहापति की अगर हम बात करूं, तो गहापति बोला जाता था किसको? गहापति बोला जाता था किसको? आपके हेड ऑफ द हाउस होल्ड को गहापति बोला गया है। इसमें क्या बोला गया है? हेड ऑफ द हाउस होल्ड को क्या बोला गया है? गहापति बोला गया है। ठीक है, फिर बेललार की मैं बात करूं, तो बेललार कौन होते थे? बेललार होते थे आपके कौन बच्चों? ये होते थे आपके कौन? ये होते थे आपके कौन? ये होते थे आपके लैंडलॉर्ड। बेललार कौन होते थे? ये होते थे आपके लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को क्या बोला जाता था? बेललार नाम से पुकारा जाता था, या फिर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को बेललार का नाम दिया गया था। साथ ही साथ फिर बात करते हैं किसकी? किसकी बात करें? फिर बात करते हैं हम किसकी? चलो रेड ले लेते हैं यहाँ पे। फिर बात करते हैं किसकी? उजावार की। उजावार कौन होते थे? ये होते थे प्लगमैन, जो कि मतलब फील्ड वगैरह में काम करते थे, एग्रीकल्चर वगैरह काम करते थे, उनको ये पर्टिकुलर नाम दिया जाता था। तो पर्टिकुलर कम्युनिटी को कैसा नाम दिया गया है, उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। चलो मैं ये तो चलो एक मैच द फॉलोइंग के बेसिस पे हो गया, बट यही सेम क्वेश्चन एमसीक्यू बेसिस पे भी पूछा जा सकता है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर टर्म दे देगा। ठीक है, उसके बेसिस पे पूछ लिया कि ये पर्टिकुलर टर्म है, ये किस कम्युनिटी के लिए यूज होता था। वहीं दूसरी चीज पूछ सकता है, एक कम्युनिटी दे देगा और पूछ लेगा कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कौन सा टर्म यूज हुआ करता था। तो ऐसे जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा के पूछ सकता है, फॉर्म एमसीक्यू ही रहेगी। ठीक है, अब जैसे ये है, ये मैच द फॉलोइंग मैंने ऐसे निकाल के आपके सामने रखा, बट इसकी जो एमसीक्यू फॉर्म रहती है वो ऐसे रहती है बच्चों। कैसे रहती है? मान के चलो, जैसे कि ए पॉइंट है, जैसे कि ए का क्या होगा? 1 होगा, बी का 3 होगा, सी का क्या होगा? सी का कह सकते हैं 2 होगा,
और 4 का क्या होगा, 4 का सॉरी डी का 4 होगा। मतलब ऐसे आपको दे देगा, 3-4 जो आपके ऑप्शंस रहते हैं वो दे देगा, उसमें से एक आपको करेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको देख के बात करूं तो ए का सेकंड हुआ, जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा वो क्या होगा, ए का सेकंड हुआ। इसमें देख के बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं, अगर इसके ऑप्शंस होते तो ऐसे होते। बी का क्या हुआ, बी का हमारा 4 हो गया, बी का हमारा 4 हो गया। वही सी का क्या हुआ, सी का हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है, सी का हमारा फर्स्ट हो गया, और डी का क्या हो गया, डी का हमारा थर्ड हो गया। तो ऐसे जो है, अगर ऐसे पॉइंट में लिखा होता है यहाँ पर, तो क्या हो जाता, ये करेक्ट हो जाता, ये जो ऐसे जो दिया गया है पॉइंट वो करेक्ट हो जाता, ठीक है। चलो, आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि कॉन्सेप्ट और बेसिक्स जो है प्रॉपर क्लियर होने चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है तो क्या होगा, तो दिक्कत होगी ही होगी, ठीक है, तो दिक्कत होगी ही होगी। आई बात समझ में? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब फिर बात करते हैं किसकी, वेंचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर्स वर रिस्की बट हाईली प्रॉफिटेबल। अब उस टाइम पे क्या था, ट्रेड भी अपनी चरम सीमा पर चल रहा था, ठीक है, ट्रेड अलग अलग चीजों में देखने को मिल रहा था। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर फैसिलिटी अच्छी हो गई थी, इकोनॉमीज अच्छी हो गई थी, ठीक है भाई। जो ट्रेड था वो एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी हो रहा था। अब उसमें कई सारी चीजें होती थी, मान के चलो कि भाई हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री चीजें पहुंचानी है, तो उसमें शिप से भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर कहें तो भाई जनरली जो है शिप का ही इस्तेमाल होता था, और कोई इस्तेमाल नहीं था उस टाइम पे, जो एयरक्राफ्ट वगैरह ट्रेन वगैरह तो थी नहीं, तो बेसिकली शिप्स का ही इस्तेमाल होता था। आज के टाइम की बात करें तो शिप्स के थ्रू जा सकता है, एयरक्राफ्ट के थ्रू जा सकता है, आउट ऑफ द कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट उस टाइम पे क्या था, नॉर्मल शिप्स या फिर नाव चला करती थी, जिसके थ्रू क्या करते थे, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करते थे। अब इसमें क्या था, कुछ फायदे भी थे और कुछ नुकसान भी थे, या फिर कह सकते हैं रिस्क भी थे, ठीक है। रिस्क कहां पर थे भाई, देखो अब मैंने यहाँ से कोई सामान अपना भेजा, आउट ऑफ द कंट्री भेजा, मान के चलो गल्फ रीजन में भेजा या फिर कहीं और भेजा, ठीक है। तो क्या हुआ, बीच में क्या है, बहुत बड़ा समुंदर है। अब समुंदर है तो समुद्री लुटेरे भी होंगे, तो समुद्री लुटेरे क्या किया करते थे, सामान को छीन छान के, अपना मार काट के अपना सामान अपने साथ ले गए। तो उसमें क्या था, उसमें जो भेज रहा है, जो सेंडर है, गुड्स को भेजने वाला सेंडर हो गया या जो रिसीवर हो गया, दोनों को कहीं ना कहीं रिस्क रहता था, ठीक है। वो कहीं ना कहीं रिस्क फेस किया करते थे कि हाँ अगर ऐसा हो गया तो दिक्कत होगी, हमारा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे भी उस टाइम पे भी ये चीजें चला करती थी। हालांकि आज भी है, आज भी क्या है, समुद्री लुटेरे होते हैं, शिप्स पे हमला करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। पहले टाइम में गन्स वगैरह नहीं होती थी, वो किसी और चीज से हमला हमला किया करते थे, हथियारों से। बट आजकल गन्स है तो उससे हमला करते हैं, लेकिन है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किस व्यापारी के उद्यम जोखिम भरे लेकिन अत्यधिक लाभदायक है। मतलब किस व्यापारी को क्या है, जोखिम भी उठाना पड़ रहा है लेकिन उसके लिए लाभदायक भी है, ठीक है। अब जोखिम किसको उठाना पड़ रहा है बच्चों, ये सी फियरर्स जिनको बोलते हैं, नाविक जिनको बोलते हैं, ठीक है, जो नाव के थ्रू जो ट्रेड किया करते हैं, उनको क्या है, उनको सबसे ज्यादा रिस्क उठाना पड़ रहा है, और फायदा भी उनका ही है। क्यों? क्योंकि जो है थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस आ जाता था, ठीक है। मतलब नाव से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, यहाँ से सामान लेके जा रहे हैं, वहां पे बेच रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी करते थे, क्या करते थे ये जो नाविक हैं, ये क्या करते थे, मान चलो इंडिया से इन्होंने सामान उठाया, और सामान उठा के कहाँ लेके गए, दूसरे कंट्री में लेके गए, और ज्यादा हाई अमाउंट पे वहां पे सेल कर दिया। तो इन्हें फायदा तो बहुत था, लेकिन वहीं साथ के साथ रिस्क भी था, और रिस्क किसका था, लुटेरों का रिस्क हुआ करता था, ठीक है, समुद्री लुटेरे का रिस्क हुआ करता था। तो ये जो सी फियरर्स हैं, ये कहीं ना कहीं क्या थे, लाभ लाभ में तो थे ही थे, प्राइस अच्छा मिलता था भाई, इंडिया से चीज लेके जा रहे हैं बाहर, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, तो क्या है, फायदा तो बहुत था, लेकिन रिस्क भी उसमें उतना ही था। क्योंकि बीच में अगर ना, भगवान ना करे भाई, समुद्री लुटेरे ने हमला कर दिया, तो सारा सामान तो जाएगा जाएगा, वहीं जान का खतरा भी बन जाता था, ठीक है। तो ये था। तो मतलब देखोगे कि आप उस टाइम को इतना चेंजिंग फेज क्यों कहा जाता है, कि कहीं ना कहीं लोग क्या लोगों की लाइफस्टाइल में, लोगों की कह सकते हैं बिजनेस क्लास हो गया या फिर जो वर्किंग क्लास हो गया, सब में क्या है, धीरे धीरे चेंजेस देखने को मिल रहे थे हमें, ठीक है भाई। हर एक तरीके का कह सकते हैं आज के तरीके का सिस्टम हो गया था, कि काम भी चल रहा है, लोग नौकरियां भी कर रहे हैं, आर्मीज भी हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स, मतलब कंट्रीज मान लो, स्टेट्स मान लो, जो भी आप कह सकते हो, हर चीज थी, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा क्या, कौन सा क्वेश्चन भाई, देखो हिस्ट्री तो थोड़ी देर बहुत रहती है कि यार हिस्ट्री है हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री हमें सिखाती बहुत चीजें हैं, ठीक है, इस बात का याद रखना। डिटेल में अगर हिस्ट्री पढ़ोगे, डिटेल में अगर आप महाभारत ही पढ़ लो, तो आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। कभी फ्री हो, अभी तो नहीं कहता मैं,
अभी तो अपने एग्जाम पे फोकस करो, सीबीएसई बोर्ड पे फोकस करो, सीयूईटी पे फोकस करो, लेकिन कभी भी लाइफ में अगर फ्री हो, टाइम मिले ना बच्चों, तो एक बार महाभारत और रामायण पढ़ के जरूर देखना, क्योंकि वो ऐसी किताबें, मैं कोई यहाँ पे धर्म वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि वो चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है ज्ञान प्राप्ति मिलेगी, वहाँ से बहुत ज़्यादा समझ मिलेगी। और जो बच्चे स्ट्रेस लेते हैं, जो बच्चे क्या है परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे लेके, कि उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, उसने वैसे कर दिया, बच्चों अगर आप उनको पढ़ोगे ना, तो आप अंदर से बहुत ही ज्यादा शांत फील करोगे, ठीक है, दिमाग जो है सेंटर में होगा, आपको पता होगा कि आप दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखना शुरू कर दोगे। वो बहुत ज्यादा अच्छी बुक्स है, ठीक है, या फिर हमारे ग्रंथ कह सकते हैं उनको, महाभारत और रामायण, उनको पढ़ो, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। यानी कि ये कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि भाई हिस्ट्री जो है हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सिखा देती है। हिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या सिखाती है कि जो हमारे पूर्वजों ने गलती करी वो हम ना करें, समझ में आई बात। और दूसरा, जो पूर्वजों ने अच्छी चीजें करी हैं उनको हम अभी भी अपने प्रेजेंट में मेंटेन करें, साथ ही साथ में फ्यूचर जनरेशन को भी बोले कि वो उन चीजों को मेंटेन करते हुए चले, ठीक है। तो ये चीजें हमें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, हिस्ट्री को जरूर जरूर पढ़ना चाहिए। इन बच्चों का हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं इस चीज को समझे, ठीक है, उस हिस्ट्री में और ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएं। और उम्मीद करता हूँ कि भाई बच्चे जो हैं थोड़ा सा इंटरेस्ट अच्छा दिखा रहे होंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये भी बोलूंगा कि भाई जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चों देखो आज तो लाइव क्लास नहीं हो पाई, लेकिन जब भी आपकी लाइव क्लास होती है, पर डे लाइव क्लास होती है सुबह 9 बजे हिस्ट्री की, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ने की कोशिश करें एग्जाम्पल की यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई जितना जुड़ोगे उतना जो है कनेक्शन जो है हमारा बनता चला जाएगा, जितना ज्यादा कनेक्शन बनेगा उतनी ज्यादा अच्छा ही आपके साथ भी होंगे, हमारे साथ भी होंगे, हम भी आपके साथ। अब देखो भाई जब बात होती है, जब आप इतने बच्चे जुड़ेंगे, आपसे बात होगी, तो कहीं ना कहीं हमें भी बहुत सारी चीजें सीखने को, जानने को मिलेंगी, ठीक है। तो कुछ आप हमसे जानिए, कुछ हम आपसे जानते हैं, ऐसे ही रिश्ते चलते रहते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेम द लैंग्वेज इन विच द अशोकन इंस्क्रिप्शन वर रिटन, ठीक है। ऐसी वो लैंग्वेज बताइए जिसमें क्या हुआ, अशोका के इंस्क्रिप्शंस लिखे गए, ठीक है। आपको एक लैंग्वेज में तो लिखे नहीं गए थे, तो ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे? प्राकृत, अरेमिक एंड ग्रीक में ये इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। प्राकृत, आर्मी, अरामी और ग्रीक की जो लैंग्वेज है उसमें हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन लैंग्वेज में ये हमें जो है इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अशोका के इंस्क्रिप्शन से भी हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है और सीखने को मिलती है। इनकी टीचिंग्स को पढ़ो आप, इनकी फिलोसफीज को पढ़ो, तो भाई बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको क्या है बहुत अच्छा इंसान बना सकती हैं। इनकी थिंकिंग ऐसी थी। और साथ साथ क्या क्या करते थे अपने लोगों को, इन्होंने ऐसा नहीं करा कि भाई टीचिंग को समझा, मतलब उस थॉट प्रोसेस को अपने अंदर ग्रो करा और अपने तक रखा, नहीं, उस चीज को स्प्रेड करा, ठीक है। जिनको हम कहते हैं कि भाई इनकी इनकी टीचिंग्स को क्या करा इन्होंने, स्प्रेड करा, ठीक है। कैसे करा? लोगों को अपॉइंट करा, उनके थ्रू क्या करा, अलग अलग कोनों में भेजा, देश के कोनों में और बाकी वर्ल्ड वाइड भी भेजा, ठीक है। वहां जाके भी बोला कि भाई मेरी टीचिंग्स जो है स्प्रेड करो, ठीक है। तो इनकी टीचिंग्स को पढ़ना चाहिए, फिलोसफीज को पढ़ना चाहिए, और आपको क्या है बहुत ज्यादा समझ आएगी। अभी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 12th के बाद जब आप पास हो जाएंगे, जब आप आगे बढ़ जाएंगे, कॉलेज में आ जाएंगे, तो होपफुली टाइम होता है बच्चों के पास, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं होता। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कॉलेज में बहुत ज्यादा टाइम आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आप क्या करें, कोशिश करें कि हाँ ऐसी चीजों को पढ़ें, समझें और ध्यान लगाएं। चलो सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज जो है बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गई है, लेकिन इन चीजों को, हमारी हिस्ट्री को जानना भी बच्चे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमें कुछ ना कुछ नई चीजें सिखा जाती हैं जो हम आज की लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में नहीं सीख सकते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द टर्म सोवानिका वाज यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया एज रेफरेंस टू, ठीक है। अब एक टर्म था, यहाँ पे भी टर्म बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका। एक सोवानिका नाम का टर्म है जो एंशिएंट इंडिया में यूज होता था, किस लिए, किस लिए यूज होता था? ये होता था आपके, किस लिए बच्चे, ये होता था आपके गोल्ड स्मिथ के लिए। किसके लिए? सुनार के लिए। जो सुनार होते हैं ना, जो सुनार का काम करते हैं, सोने वगैरह का काम, मतलब जो गोल्ड वगैरह बनाते हैं, ठीक है, गोल्ड की चैन हो गई, मुट्ठी हो गई, हार वगैरह, तो उनके लिए ये टर्म यूज होता था सोवानिका, ठीक है। सुनार से सोवानिका आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कि क्या क्या टर्म यूज होता था? सोवानिका, ठीक है। तो देखा आपने कि भाई एक जो हमने लास्ट में देखा था कि भाई मैच द फॉलोइंग के बेसिस पे टर्म वाले क्वेश्चन थे, और यहाँ पे एमसीक्यू बेसिस पे टर्म वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिला, ठीक। तो सोवानिका इज अ संस्कृत वर्ड दैट रेफर्स टू अ गोल्ड स्मिथ। एक संस्कृत वर्ड है सोवानिका, क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या है? संस्कृत वर्ड है जो किसके लिए यूज होता था? गोल्ड स्मिथ यानी सुनारों के लिए। इन एंशिएंट इंडिया गोल्ड स्मिथ वर हाईली स्किल्ड आर्टिसंस हु वर्कड विद गोल्ड एंड अदर प्रीशियस मेटल्स टू क्रिएट
इंट्रिकेट ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स एंड अदर डेकोरेटिव आइटम्स, मतलब सुनार के लिए यूज होता था सेनो क्या सोना कहाँ गया, सोवानी का वर्ड जो है, टर्म जो है सुनार के लिए यूज होता था, जो बेसिकली काम किस पे करते थे, आर्टिफैक्ट्स पे काम करते थे, अलग अलग ज्वेलरीज पे काम करते थे और भी मेटल ऑब्जेक्ट्स बनाया करते थे, उनके लिए ये शब्द यूज हुआ करता था। आप पॉज करके क्या है हिंदी में भी इस चीज को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो जी, ठीक। तो मतलब देखोगे कि वहां पे बहुत सारे चीज लोग आ गए थे। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर बात करूं तो वहां पे सुनार वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, वहां पे तो लोग अपना नॉर्मल सॉरी नॉर्मल जो है आर्टिफैक्ट्स बनाते थे, ठीक है। हैंडमेड चीजें वहां पे बनती थी, लेकिन ऐसी चीजें नहीं बनती थी। ज्वेलरीज वहां पे थी, लेकिन शायद सुनार का काम वगैरह सिस्टम प्रॉपर वहां पे जस्टिफाई नहीं करा गया। लेकिन इस फेज की बात करें तो इस फेज में हमें बहुत लोग देखने को मिले, एग्रीकल्चर बेसिस पे, ट्रेड बेसिस पे, फिर ये सुनार वगैरह सिस्टम जो भी है, मतलब हर एक कैटेगरी के लोग हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रिच क्लास, पुअर क्लास, सारी चीजें, राजा महाराजा, ठीक है, आर्मीज हो गई, ठीक, मतलब हर एक कैटेगरी जो भी आप डिवाइड कर सकते हो कैटेगरी में कि हाँ एक पर्टिकुलर स्टेट में इस कैटेगरी के लोग रहते होंगे, ठीक है। तो वो कैटेगरी इन द सेंस कहता हूँ कि कह रहा हूँ जो मतलब एक वर्किंग क्लास कह लो या बिजनेस क्लास कह लो, उसको हम जो एक टर्म देते हैं, उस बेसिस पे आप डिवाइड करेंगे तो हर एक क्लास का जो लोग हैं वहां पे रहा करते थे, ठीक है, इस फेज के अंदर। आई बात समझ में? चलो जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई देखो जो है, अभी तो चलो लाइव क्लास नहीं है, फिर एक बार बता रहा हूँ, जब लाइव क्लास चले तो क्या है, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। होप करता हूँ कि ये क्लास जो है आपकी रिकॉर्डेड क्लास डाल दी जाएगी यूट्यूब चैनल पर, तो इसको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इसको कि भाई एग्जाम्पल जो है फ्री बैच चला रहा है आपका सीयूटी के लिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं, एग्जाम्पल की वेबसाइट पर जा सकते हैं, example.in करके है वेबसाइट। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है आपको किसका, टेलीग्राम का, जो आप जिसपे आप जाके हमसे आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं एग्जाम्पल के जो इंस्टाग्राम सॉरी टेलीग्राम लिंक है उस पर। साथ साथ बहुत जल्द ऑफलाइन क्लासेस का भी हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में एनरोल करना है वो क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जाकर हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिया जाएगा, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं और हमारे साथ लाइव फेस टू फेस जिसको बोलते हैं वो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। द लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण्स इज नोन एज, अब क्या होता था इस टाइम में, चलो ठीक है, लोगों के पास पैसा भी आ गया था, सब कुछ थी, जमीनें थी, सब सब लोग लैंडलॉर्ड वगैरह हर चीज हुआ करती थी इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन क्या था इस टाइम पे, जो कहते हैं ना कि दान करने वाला सिस्टम, वो भी चला करता था, ठीक है। उसको भी, वो भी बहुत ज्यादा अपने चरण पे था, क्योंकि लोगों के पास था बहुत कुछ था रखने के लिए, पैसा इतना अच्छा था, जो खेत है, जमीन है, वो सब इतने अच्छे थे, तो वो क्या करते थे, दान में दे दिया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण्स नोन एज, जो लैंड डोनेट करा जाता था किसको, ब्राह्मण्स को लैंड डोनेट करा जाता था, किसी एरे गैरे को लैंड डोनेट नहीं किया जाता था, स्पेशली ब्राह्मण्स को ही करा जाता था, ठीक है। तो जो लैंड ब्राह्मण्स को, यानी कि जो जमीन जो है ब्राह्मण को डोनेट करी जाती थी, उसको क्या कहते थे, तो उसको क्या कहते थे, अग्रहार बोला करते थे। क्या बोला करते थे, अग्रहार बोला करते थे। बच्चों ये डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, ये आपके देखने को मिलते हैं और बच्चे वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब भाई जिसने जिस बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है, जिस बच्चे को यही नहीं पता आंसर क्या है, उसे ये तो पता है क्वेश्चन ये था, लेकिन आंसर के टाइम में बच्चा गायब है, बच्चा किसी और दिमाग में ख्याल में खोया हुआ है, मेरी बाबू ने खाना खाया कि नहीं। लेकिन लेकिन क्या है, अगर वो ध्यान से पढ़े तो आंसर पता हो, लेकिन जब एग्जाम में बैठेगा और यहाँ पे एट प्रेजेंट क्लास में ध्यान कहीं और है, आंसर पता ही नहीं है, तो एग्जाम में जाके क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज किस में हो जाएगा, भेंट, दान, जनाहार, ये लगभग लगभग सिमिलर जो है टर्म है आपके, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो वो भेंट भी लगा आता है, वो दान भी लगा के आ जाता है टिक पे, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों जब भी आप पढ़ने बैठे, जब भी आप क्लास लें, तो पूरा माइंड अपना फोकस यहाँ पर रखें, ठीक है। कमेंट बाजी पे भी ज्यादा ध्यान ना दे, ठीक है, अपने बाबू सोना को घर छोड़ के रहे। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है आपका, आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है बच्चों आपका, आगे बढ़ते हैं तो आता है आपका मेगास्थनीज मेंशन Megasthenes mention a committee with 6 subcontinents of military of which the fifth look after, ठीक है। मेगास्थनीज ने सेना की 6 उप उपसमितियों वाली एक समिति का उल्लेख किया है, जिसमें से 5वीं समिति देखभाल करती थी। यानी कि मेगास्थनीज ने क्या करा है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करा है, इंडिका बुक लिखी है, इंडिका बुक लिखी है, और इसने क्या बताया, मौर्यन एम्पायर के बारे में इसमें बताया गया है।
अब उसमें ये बताया गया कि उनके पास क्या होता था, हर एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कि देखो मान के चलो कोई राजा है, राजा के पास हर तरीके की सेना होगी, ठीक है, हर तरीके के लोग हो गए, तो उनको संभालने के लिए कौन कौन हेड हुआ करता था, ठीक है। तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है कि पांचवी समिति क्या कहती थी। पांचवी समिति जो थी वो किसका ध्यान रखती थी, या पांचवा जो बंदा होता था वो किस पर्टिकुलर ग्रुप का ध्यान रखता था, ठीक है। तो इसमें वो ध्यान रखते थे किसका, चैरियट्स का, किसका, आपके सिपाही दल का, ठीक है। चैरियट्स का ध्यान रखते थे, उनका खाना पीना, उनकी जो भी फैसिलिटीज है प्रोवाइड करना, भाई अगर कुछ कह सकते हैं कि वेशभूषा में अगर कुछ कमी रह गई है उसको पूरा करना, तलवार वगैरह मतलब जितने भी वेपन्स है वो प्रॉपर टाइम पे प्रोवाइड करना, उनकी प्रैक्टिस जो है कह सकते हैं ना कि भाई युद्ध के लिए उनको रेगुलर प्रैक्टिस कराई जाती थी कि भाई कभी भी अगर युद्ध छिड़े तो आप 24 घंटे तैयार रहें, ठीक है। तो क्या है, उनकी प्रैक्टिस करवाना, हर चीज जो है कौन देखते थे, चैरियट्स देखा करते थे। जो पांचवी समिति होती थी वो किसको देखा करते थे, वो चैरियट्स को देखा करते थे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हॉर्सेस भी थे, यहाँ पे फुट सोल्जर भी थे, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी थे, मतलब कि एक पर्टिकुलर राजा की सेना में हमें ए टू जेड हर चीजें देखने को मिलती हैं उस फेज के टाइम पे, यानी कि 6th सेंचुरी के टाइम पे हमें क्या है, एक पर्टिकुलर राजा की जो सेना है उसमें हमें घोड़े भी देखने को मिले, जो चलने वाले सोल्जर होते हैं जो सिर्फ चलते हैं, ठीक है, वो भी देखने को मिले। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं कि भाई देखो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट में क्या कह सकते हैं आप, रथ, हाँ रथ परिवहन, भाई राजा जो है रथ पे बैठ के चलता था, घोड़ा कह लो, हाथी कह लो, ये चीज कह लो, ठीक है। तो वो सारी चीजें कहते हैं, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली, घोड़े भी देखने को मिले, ठीक है। चैरियट्स यानी कि सिपाही, जो पर्टिकुलर सिपाही होते हैं वो भी देखने को मिले। तो पांचवी समिति जो थी, किसी राजा के अंडर में पांचवी समिति जो होती थी वो किसको मतलब किसका ध्यान रखती थी, वो चैरियट्स यानी कि सिपाहियों का ध्यान रखा करती थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये किसने लिखा है, ये मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में लिखा हुआ है। मेगास्थनीज कौन थे, ये एक ट्रैवलर थे। कौन थे, ये एक ट्रैवलर थे जो इंडिया हमारे देश में आए थे और उन्होंने काफी टाइम स्पेंड करा और एक इंडिका बुक लिखी जो कि बहुत फेमस हुई, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में देखने को मिल जाएंगी। इंडिका बुक और भी लिखी गई है, लेकिन जो कहते हैं ना कि एक ही जो इंपॉर्टेंट बुक है या फिर एक ही मेन बुक जो है वो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है, ठीक है। चलो आई बात समझ में। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन के आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन के आ सकता है। अब हम यहाँ पे पूरी डिटेल मतलब कह सकते हैं कि सारे हर हर तरह के क्वेश्चन आपको दिखा चुके हैं, ठीक है, कैसे भी बन के आ सकता है भाई। कह सकते हैं टर्म के बेसिस पे हो गया, या फिर कह सकते हैं कौन सी जो कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर लेगा कि भाई इसके लिए कौन सी लाइन परफेक्ट है, उसके बेसिस पे हो गया, ठीक है। तो किसी भी बेसिस पे क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना जब भी आप पढ़ने बैठे, हर तरीके के क्वेश्चन को दिमाग में रख के तभी पढ़ें। ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन पढ़ लिया और भूल गए उसको कि भाई यही क्वेश्चन आएगा तो कर देंगे आंसर, अगर इसके अलावा जरा सा उसने घुमा के पूछ लिया तो आंसर करने में असमर्थ हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा मत करना। वट वर द गिल्ड ऑफ मर्चेंट एंड क्राफ्टमैन कॉल्ड, यानी कि व्यापारियों और शिलालेखों के संघों को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था, लेकिन उस टाइम में क्या कहा जाता था, व्यापारियों और शिलालेखों के संघों को, ग्रुप को, ठीक है, व्यापारी और शिलालेख के ग्रुप कह सकते हैं, संघ कह सकते हैं, उसको क्या कहा जाता था, उसको श्रेणीज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, श्रेणीज कहा जाता था, ठीक है, श्रेणीज कहा जाता था उस टाइम पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, व्यापारी भी आ गए, शिलालेख जो कहते हैं शिल्पकार, शिल्पकार शिलालेख शिल्पकार जो है वो भी आ गए, ठीक है भाई। मर्चेंट्स और जिसको मर्चेंट्स और क्राफ्ट्समैन भी कहते हैं, ठीक है। मतलब देखने को मिल रहा है उस टाइम पे कि हर तरीके का लोग है, हर तरीके का पर्सन वहां पे अवेलेबल था, ठीक है। चाहे वो कह सकते हैं कि कोई भी काम करने के लिए पर्सन अवेलेबल था। जैसे कि आज के टाइम में हर मतलब देखो आप बाहर निकलो, हर तरीके का इंसान है। जैसे मतलब वर्क प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई वो जॉब भी कर रहा है, बिजनेसमैन भी है, जो लो लेबर वगैरह हैं वो भी है। तो वैसे ही उस टाइम पे भी था, ठीक है। आर्मीज भी हैं, राजा महाराज कहने के मतलब मंत्री वगैरह सब कर सकते हैं हम डिनोट कि भाई, ठीक है, आज के टाइम पे वो भी है। तो हर चीज जो है एक तरीके से रिलेट करती है। तो जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हो, हिस्ट्री में क्या है, रिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप हिस्ट्री को रिलेट करके पढ़ोगे किसी चीजों से, किन्हीं चीजों से, अपने प्रेजेंट से रिलेट करो कि आज के टाइम में क्या देखने को मिल रहा है, उस टाइम में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे थे, या फिर उस टाइम से आज के टाइम में क्या चेंजेस है। अगर चेंजेस की बात करूँ तो सिर्फ टेक्नोलॉजी का चेंज है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का चेंज देखने को मिलता है, बाकी चीजें वैसे ही चल रही हैं जैसे उस टाइम में चला करती थी। ऊंच नीच का हो गया और कह सकते हैं अलग अलग सिस्टम जो है हो गए, वो चल रहे हैं। बस टेक्नोलॉजी आ गई है, लोगों का माइंडसेट जो है थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है सोशल मीडिया के इस जमाने में। बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं, लोग हैं तो वैसे ही, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हु वाज द क्लैन ऑफ नोमैडिक पीपल लिव इन चाइना, यानी कि चीन में रहने वाले खानाबदोश लोगों का एक कबीला कौन था। ठीक है, यानी कि एक क्लैन जो है, किसका क्लैन पूछ रहे हैं, किसका पूछ रहे हैं, नोमैडिक पीपल लिविंग इन चाइना। ठीक है, तो जो नोमैडिक पीपल यानी खानाबदोश जो लोग चाइना में रहते थे, उनके क्लैन का नाम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन थे, वो कुशान थे। कौन थे, कुशान जो थे, वो क्लैन थे किसके, नोमैडिक पीपल जो चाइना में रह रहे हैं उनके क्लैन थे, उनके वंशज बोल सकते हो एक तरीके से आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हु वॉज कौटल्या। अब कौटल्या कौन थे, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। कौटल्या पूछा जा रहा है कि कौटल्या कौन थे। कमांडर ऑफ चंद्रगुप्त थे, मिनिस्टर ऑफ अशोका थे, टीचर ऑफ अशोका थे, या फिर मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त थे। ठीक है, तो कौटल्या कौन थे बच्चों, ये थे आपके मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्ता। कौन थे, चंद्रगुप्ता के मंत्री हुआ करते थे कौन, कौटल्या। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखो अब कोड बेसिस पे क्वेश्चन आ गया कि पूछ लिया उनके मंत्री कौन थे। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन के आ सकता है। बेसिक्स और कॉन्सेप्ट जो है प्रॉपर तरीके से आपके क्लियर होने चाहिए जब भी आप इन चीजों को टैकल कर पाओगे सीयूईटी के अंदर। चलो सीबीएसई बोर्ड की अगर मैं बात करूं, वहां तो थ्योरी होती है, वहां तो आप फिर भी लिख दोगे कि हाँ ये चीज थी, ये चीज थी। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना, बेसिक्स क्लियर होना, और बेसिक को भी ट्रिकी वे में पूछे जाने क्वेश्चंस को क्या है, थोड़ा सा सीयूटी में बच्चे का जो ध्यान है वो डगमगा देता है। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट और बेसिक्स पे खास ध्यान देना। जब भी पढ़ो समझ के पढ़ो। हिस्ट्री को खासकर कह रहा हूँ, हिस्ट्री का मतलब सभी सब्जेक्ट को समझ के चलना चाहिए। लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो थोड़ा सा उसको इंटर रिलेट करो, रिलेशन निकालो प्रेजेंट लाइफ से, एंशियंट लाइफ का, प्रीवियस लाइफ का, मतलब जो हिस्टोरिकल लाइफ है उसका। ठीक है, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, आप अच्छे से रिलेट कर सकते हो चीजों को। ठीक है, चलो और समझ सकते हो। फिर आता है आइडेंटिफाई द बेस्ट रीजन फॉर कंसिडरिंग किंग अशोका एज अ देवा नाम पिया और पियादसी बाय हिज सब्जेक्ट। मतलब अशोका ने क्या करा था, अपने इंस्क्रिप्शन में अपने आप को एक टाइटल दिया था। क्या टाइटल दिया था, पियादसी टाइटल दिया था, या फिर कह सकते हैं देवा नाम प्रिय टाइटल दिया था, जिसका मतलब क्या होता है, देवों के प्रिय, देवों के खास। ठीक है, वो टाइटल उन्होंने दिया था। तो उसके पीछे रीजन क्या था, ही अडॉप्टेड द टाइटल देवापुत्रा, he worked for the well-being society through Dhamma. Epigraphists have concluded him a Deva Nampiya. Ashoka commissioned the edicts himself. ठीक है, यानी कि उन्होंने खुद ही अडॉप्ट कर लिया था देवापुत्रा, या फिर क्या करा था, उन्होंने सोसाइटी के लिए अच्छा काम करा था धम्मा के बेसिस पे, इसलिए उन्होंने ये टाइटल प्राप्त किया। या फिर एपिग्राफिस्ट हैव कंक्लूड हिमा, या फिर एपिग्राफिस्ट जो थे उन्होंने खुद ही कंक्लूड कर दिया उनको देवा नाम पिया। या फिर अशोका कमीशन द एडिक्ट हिमसेल्फ, या फिर अशोका ने खुद ही इसको कमीशन करा था। ठीक है, पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ही वर्कड फॉर द वेलबींग सोसाइटी थ्रू धम्मा। उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करा था, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया गया था, या इसलिए उन्होंने खुद को एक तरीके से टाइटल दिया था, क्या, पियादस्सी का, या फिर देवा नाम पिया गया, यानी कि देवों को प्रिय जिनको हम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, चलो एमसीक्यू से हटके थोड़ी बात कर लेते हैं किसकी, थोड़ी सी अपनी महाजनपद की। तो कितने महाजनपद थे बच्चों, ये भी आपसे पूछ सकता है। 16 महाजनपद थे, ये तो सबको ही पता है, लेकिन वहीं आपसे हो सकता है नाम पूछ ले। 16 में से कोई 2 नाम पूछ ले, 3 नाम पूछ ले, 4 नाम पूछ ले, 16 के 16 तो खैर नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये ही नाम आपके क्या है, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी कहीं ना कहीं फायदेमंद है। जैसे कि पहला क्या है, पहला मगध आ गया। एक सेकंड रुको, पहला क्या है, पहला मगध आ गया, दूसरा आंगा, तीसरा काशी, फिर कौसाला। ठीक, फिर बात करें तो अवंती, 6 आ गया आपका वत्सा, 7 गांधारा, 8 कंबोजा, 9 छेड़ी, 10वां है आपका वाजी, 11वां मालला, 12वां है कुरु आपका। ठीक है, फिर है आपका पांचाला, फिर है आपका मत्स्या, सुरासेना, 15वां है आपका, और 16वां है आपका असाका। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद आपको देखने को मिलते हैं। इनके नाम के बेसिस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो सीयूईटी हो, कहीं भी आपसे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो इसको ध्यान रखना, और नाम को ध्यान रखना, साथ साथ इनके कैपिटल्स का भी नाम पूछ सकता है। दे देगा आपको मगध के कैपिटल का नाम बताओ, अवंती का बताओ। ठीक है, तो ऐसा पूछ सकता है। The Mahajanpad was primarily located in the northern and eastern part of India. ठीक है, अब ये प्राइमरली जो थे लोकेट कहाँ पे थे, ये ज्यादातर कहाँ लोकेट थे, आपके नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में ये महाजनपद लोकेट थे। ठीक है, कहाँ, नॉर्दर्न और ईस्टर्न, साउदर्न की बात नहीं हो रही है,
नॉर्दर्न नॉर्दर्न ऊपर वाला पार्ट हो गया और ईस्टर्न जो है थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे जाओगे तो वहां पे आपको मैप में देखने को मिल जाता है। तो वहां ये आपको महाजनपद 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। वहीं दिस इंक्लूड द मॉडर्न डे बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। अब ये एरिया कौन से कवर करते थे? आज के टाइम पीरियड की बात करें तो बिहार का एरिया, उत्तर प्रदेश का एरिया, हरियाणा का और मध्य प्रदेश का, ये एरियाज जो है ये महाजनपद कवर करते थे। इन पर्टिकुलर एरियाज में महाजनपद 16 महाजनपद आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ द महाजनपद वर नोन फॉर देयर रिच कल्चर, हेरिटेज, मिलिट्री पावर्स एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। यानी कि अब ये महाजनपद क्यों बने, महाजनपद को महाजनपद क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनके पास क्या था, बहुत अच्छा रिच कल्चर था, बहुत अच्छे वेल सेटल्ड क्या था, एक कल्चर हुआ करता था इनका। हेरिटेज सॉरी मिलिट्री पावर अच्छी होती थी, साथ साथ इकोनॉमी इनकी बहुत अच्छी हुआ करती थी। दैट्स वाई इनको क्या बोला जाता था, इनको महाजनपद कंसिडर करा गया था इन 16 महाजनपद को। ठीक है, और सबसे पावरफुल कौन सा था? सबसे पावरफुल आपका मगध है। ठीक है, मोस्ट पावरफुल है ये। ठीक है, सबसे पावरफुल कौन सा है आपका? मगध हो जाता है। और क्यों हो जाता है इसको हम कल डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो एग्जाम्पल के चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं कि इसको सबसे मोस्ट पावरफुल महाजनपद क्यों बोला जाता था। फिर आगे बढ़ते हैं तो मौर्यंस की बात कर लेते हैं। इस पूरे मतलब यूनिट 2 के कुछ एक की पॉइंट की बात कर लेते हैं छोटे से कि द मौर्यन एम्पायर वाज द फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर फॉर्म्ड अराउंड 322 बीसी एंड एंडेड इन 185 बीसी। टाइम पीरियड से क्वेश्चन आ सकता है, इसका खास ध्यान रखना। कब शुरुआत हुई थी? 322 बीसी में, और एंड कब हो गया था? 185 बीसी में। ठीक है, ये पहला ऐसा एम्पायर था जो पैन इंडिया फैला हुआ था, यानी कि पूरे ओवरऑल इंडिया में फैला हुआ था। ठीक है, इट स्पेंड सेंट्रल नॉर्दर्न इंडिया एज वेल एज ओवर पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे ईरान। यानी कि इसने क्या क्या कवर कर रखा था? अगर बात करें तो क्या सेंट्रल पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट, और क्या है, इसने मॉडर्न डे के ईरान को भी कहीं ना कहीं, यानी कि जो इसको आज के टाइम पे ईरान बोलते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं अपने कब्जे में कर रखा था कुछ पार्ट। द chronological order of the rural of Mauryan Empire is, यानी कि जो एक ऑर्डर की बात करें किसके, वहां के रूलर्स के, कि रूलर्स किस प्रकार हुए, तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य जी, उसके बाद आते हैं आपके बिंदुसारा जी, फिर आते हैं आपके अशोका जी। ठीक है, अशोका जो है वो आपके थर्ड नंबर पर आते हैं। तो इनसे कहीं ना कहीं आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। साथ ही साथ द एम्पायर वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन 322 बीसी। किसके द्वारा फाउंड करा गया? चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू 322 बीसी में। ठीक है, द सेकंड रूलर वाज बिंदुसारा हु रूल्ड फ्रॉम 297 बीसी टू 273 बीसी। ठीक है, सेकंड कौन थे? बिंदुसारा, जिन्होंने रूल कब तक करा? 297 से लेकर 273 बीसी तक रूल करा। साथ ही साथ थर्ड पे आते हैं आपके अशोका, was the most powerful ruler of the dynasty who ruled from 268 to 232 BC। अशोका ने कब तक रूल करा? 268 यानी 268 से लेकर 232 BC तक आपका रूल करा, और ये सबसे पावरफुल जो है रूलर माने जाते हैं मौर्यन एम्पायर के। ठीक है, तो अब ध्यान रखना कि भाई इनके टाइम पीरियड पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का कौन सा टाइम पीरियड था, बिंदुसार का टाइम पीरियड क्या था, अशोका का टाइम पीरियड क्या था। ठीक है, तो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना कि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन के आ सकता है। टाइमलाइन से भी क्वेश्चन आ गया, देख लिया आपने। ठीक है, टर्म बेस भी आ गया। ठीक, तो और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए। साथ ही साथ जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ध्यान रखना, और आपके 16 महाजनपद मैंने बता दिए कौन कौन से थे, इसका भी थोड़ा सा फोकस पे रखना कि हाँ इससे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। साथ साथ डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में भी मैंने आपको मैच द फॉलोइंग के वे में भी आपको क्वेश्चन दिखा दिए कि कैसे बन के आ सकता है और कैसे आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, तो चलो ये थी आज की बच्चों छोटी सी क्लास, जिसमें कि हमने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। होप करता हूँ कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और क्या है, आप पढ़ भी रहे होंगे चीजों को समझकर, और उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्पल की जो है क्लासेस आपको बहुत ज्यादा आपको पढ़ने में हेल्प कर रही होंगी। और बच्चों उम्मीद यही करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ने की कोशिश करें। अब आज तो ये प्रॉपर लाइव क्लास नहीं हो पाई, लेकिन आप जब भी लाइव क्लास हो आप क्या करें, आप लाइव क्लास में जुड़े, हमसे क्वेश्चन पूछे, क्वेरीज करें, बात करें। ठीक है, और एक कनेक्शन बनाकर रखें। साथ ही साथ अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं एग्जाम्पल के कॉन्टैक्ट नंबर पर। ठीक है, वहीं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पे भी आप जाके डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, करते हैं इस वीडियो के यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि सबको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे एक और नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।